हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कॉमर्स विद नव। तो ये चैनल है आपका कॉमर्स का स्टडी पार्टनर, जहां अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज बनते हैं बिल्कुल ही सिंपल और इंटरेस्टिंग। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो ये क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। हमने पिछली वीडियोस में नेशनल इनकम को स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किया, नेक्स्ट पार्ट में हमने किया बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स देखने से पहले हमारे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते थे, जो मैंने आपको कहा था कि हम रिलेटेड एग्रीगेट्स के साथ ही करेंगे, बिकॉज वो जो कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो पहले हम वो दो कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं और थोड़े से प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। से पहले जो टॉपिक हम देखेंगे वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको एनआईटी से भी डिनोट करते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स है डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनमें से जब हम सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है और सब्सिडीज क्या होता है, क्योंकि अगर आपको पता होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, सब्सिडीज क्या होता है, फिर ही आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अच्छे से समझ पाओगे। तो पहले हम इन टर्म्स का मीनिंग समझते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट लगाती है ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे जीएसटी, ये किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। हमारे ना एक्चुअली दो टैक्सेस होते हैं, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो मैंने बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाते हैं। डायरेक्ट टैक्स कहाँ पे लगता है? डायरेक्टली हमारी ना इनकम पे लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी साल की 5 लाख जो है वो इनकम है, मैं साल का 5 लाख कमा रही हूँ। उस पे जो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा वो डायरेक्ट टैक्स होगा, क्योंकि मैं कमा रही हूँ 5 लाख और मैं ही टैक्स पे कर रही हूँ गवर्नमेंट को। तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हो गया से एक फर्म है, उसने जीएसटी वगैरह लगा के बिस्किट सेल किए, मान लीजिए एबीसी शॉप को। उस पर्सन ने, आई एम अ कंज्यूमर, एक्स एक्स कंज्यूमर, मुझे सेल किए जीएसटी का अमाउंट ऐड करके। तो मैंने तो जो अमाउंट पे किया शॉपकीपर को, एक तो बिस्किट्स का किया, मान लीजिए 50 रुपीज का वो बिस्किट का पैक है, प्लस उस पे मुझे 5 रुपीज, ये एग्जाम्पल पर्पसेस के लिए बता रही हूँ, जीएसटी पे करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल कि 5 रुपए मेरा उस पे जीएसटी लग गया, तो मुझे तो 55 रुपीज पे करने पड़े। जबकि 50 रुपीज वो बिस्किट्स के थे और 5 टैक्स के थे। तो वो शॉपकीपर टैक्स कहाँ पे रखेगा? अपनी जेब में तो नहीं रखेगा, वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। तो ये जो टैक्स है लगा किस पे? शॉपकीपर पे, क्योंकि उसने बिस्किट्स बेचे। लेकिन टैक्स शॉपकीपर ने तो नहीं पे किया अपनी जेब से, उसने वो टैक्स कहाँ से लिया? कंज्यूमर से। कंज्यूमर की जेब से उसने लिया और फिर गवर्नमेंट को पे किया। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है कि वो डायरेक्टली नहीं ले रहा, उसका बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट कर रहा है। तो ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं और जिनका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन तो हम नहीं शिफ्ट कर सकते। अगर मैं 5 लाख कमा रही हूँ तो मुझे अपनी इनकम पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा और मुझे ही करना पड़ेगा। अगर मेरी फ्रेंड साल का 10 लाख कमा रही है तो उसे 10 लाख में टैक्स पे करना पड़ेगा और उसे ही करना पड़ेगा, मैं उसके लिए टैक्स पे नहीं कर सकती। मैं अपनी इनकम पे करूंगी, वो अपनी पे करेगी। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। तो इसमें हमने डायरेक्ट टैक्स नहीं कंसीडर करने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने के लिए, हमने सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस ही लेने हैं, बिकॉज हम इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की ही बात करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज के सेल एंड परचेज पे जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स ही लगता है, तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस ही लेंगे। उसके बाद अब सब्सिडीज क्या होता है? सब्सिडीज होती है इकोनॉमिक असिस्टेंस, इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? असिस्टेंस क्या होता है? किसी की मदद करना। फाइनेंशियल क्या हो गया?
पैसे के तौर पे। तो सब्सिडीज हमें पैसे के तौर पे असिस्टेंस हेल्प प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, किसको, या फर्म्स को या हाउस होल्ड को, ताकि वो फायदा कर पाए। मतलब सरकार, हम कहते हैं ना, फर्म को 10 साल की टैक्स रिबेट दे दी या कोई सब्सिडी देती, तो गवर्नमेंट पैसे के तौर पे हेल्प करती है फर्म्स की या हाउस होल्ड की, ताकि वो उनकी भलाई कर पाए। जैसे एलपीजी के जो सिलेंडर आते हैं उसने कम रेट पे बेच दिए, जितना उनका दाम था उससे 50 रुपए या 100 रुपए कम दाम पे दे दिए एज अ सब्सिडी। तो ये होता है सब्सिडी, इकोनॉमिक असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो सब्सिडीज क्यों दी जाती है, क्या दो मेन रीजंस है सब्सिडी देने के। पहला कारण है एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाएं। एक्सपोर्ट्स क्या होता है, जब हमारे इंडियन बिजनेसेस, इंडियन फर्म्स फॉरेन कंट्री में अपना सामान बेचती है ना, उसको एक्सपोर्ट्स कहते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ना चाहती है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स है ना वो बढ़े। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से ज्यादा सामान बाहर बेचेंगे तो हमारे पास इनकम ज्यादा आएगी, फॉरेन रिजर्व ज्यादा आएंगे, तो हमारे लिए वो फायदेमंद रहेगा। तो सब्सिडीज इसलिए देती हैं ताकि फर्म्स कम रेट पे सामान बना पाए और ज्यादा से ज्यादा वो सामान को बाहर बेच पाए। दूसरा, ताकि फर्म्स बैकवर्ड एरियाज में अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करें। जैसे ज्यादातर जो टैक्स रिबेट वगैरह गवर्नमेंट देती है ना, कि आपको 10 साल टैक्स नहीं देना पड़ेगा या पहले 20 साल नहीं देना पड़ेगा, वो उन एरियाज में ही देती है जो एरिया बहुत ही बैकवर्ड है और अभी तक बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुए। उनका पर्पस यही होता है ताकि वहां तक भी हर तरह की फैसिलिटी पहुंच पाए और वो एरियाज भी डेवलप हो पाए। क्योंकि ऐसे तो कोई उन एरियाज में जाएगा नहीं जहाँ पे बहुत सुनसान है, कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई भी वहां पे कोई भी नहीं रहता होगा। तो ऐसे एरियाज को डेवलप कैसे करेंगे? अगर गवर्नमेंट फर्म्स को, बिजनेसेस को ऐसे सब्सिडी देगी, रिबेट देगी, तो वो खुशी खुशी जाएंगे। क्योंकि उन्हें किसी बड़े शहर में रह के इतना इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, वही वो 10 साल का या 15 साल का टैक्स बचा सकते हैं, तो वो उन एरियाज में जाएंगे। और जैसे ही फर्म्स ऐसे एरियाज में जाएगी तो वो एरियाज भी डेवलप होंगे, वहां पे स्कूल्स भी आएंगे, लोग भी वहां पे बसने लग जाएंगे, तो वो एरियाज भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो सब्सिडीज गवर्नमेंट यही दो कारण से देती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए और बैकवर्ड एरियाज में डेवलपमेंट करने के लिए। तो जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से ये सब्सिडीज माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है। अब इंपॉर्टेंट चीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ना, वो किसी भी चीज का दाम बढ़ाते हैं और सब्सिडीज कम करती है। क्यों? मैंने बताया 50 रुपीज का बिस्किट था, लेकिन कंज्यूमर को 55 रुपीज देने पड़े, मुझे 55 देने पड़े उस 50 रुपए के बिस्किट के लिए, क्योंकि 5 रुपए क्या था, टैक्स था। तो 5 रुपए से जो ये दाम बढ़ गया, ये किसके कारण बढ़ा? इनडायरेक्ट टैक्स कारण। तो ये जो है दाम बढ़ाते हैं, सब्सिडी जो है दाम कम करती है। क्योंकि मान लो वो 50 रुपीज का बिस्किट जिसमें सारी कॉस्ट थी, लेबर की या कोई भी वाटर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट थी, मान लो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती थी, तो उनको, तो फर्म वो गुड 45 रुपीज में बना पाई, गुड 45 रुपीज में, वो बिस्किट का एक पैकेट 45 रुपीज में बना पाई, तो वो 5 रुपए का जो फायदा हुआ वो किसके कारण हुआ? सब्सिडी के कारण। क्योंकि ना गवर्नमेंट सब्सिडी देती, ना वो बिजली सस्ती करती, और ना उनका कम खर्चा आता, और ना ही 5 रुपए से कम बिस्किट बनता। तो ये किसके कारण हुआ? जो उनकी बिजली सस्ती थी जिसपे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई थी। तो सब्सिडी ने क्या किया? चीज का दाम कम कर दिया, मार्केट प्राइस कम कर दिया। तो टैक्सेस बढ़ाते हैं और सब्सिडीज प्राइस को कम करती हैं, इसे याद रखना बहुत अच्छे से। उसके बाद जो अगला हम देख रहे हैं वो है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है। और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जो अमाउंट हम पे करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर्स के बारे में हमने बहुत पढ़ा, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। हमने पढ़ा ना पिछली वीडियोस में, हम यही पढ़ रहे हैं, हर वीडियो में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो पैसा हम इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करते हैं बिकॉज उन्होंने हमारी प्रोडक्शन में हेल्प की, उसको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जैसे लैंड को हम रेंट पे करते हैं
लेबर को हम वेजेस पे करते हैं या सैलरी पे करते हैं, कैपिटल पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं और एंटरप्राइज को हम प्रॉफिट देते हैं। तो ये चारों चीजें जो है हमारे लिए फैक्टर कॉस्ट है, ये हमने पे की है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद की थी हमारा सामान बनाने के लिए। तो ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस वो प्राइस है, वो दाम है जिस पे हम हमारे सामान को मार्केट में जाके बेचते हैं। जैसे वो बिस्किट मैंने 55 रुपीज का मार्केट पे बेचा जाके कस्टमर को, तो वो हो गया मार्केट प्राइस। मतलब वो दाम जिस पे मार्केट में जाके हम हमारे सामान को बेचते हैं, वो होता है मार्केट प्राइस। और फैक्टर कॉस्ट होती है कि जो पैसा हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें हमारा वो बिस्किट का एक पैकेट बनाने में हेल्प की थी, उसे हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। के बाद हम मार्केट प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूलाज को ना साथ साथ में नोट करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सारे यूज होंगे आपके प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए। तो मार्केट प्राइस होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये रिलेशन है। हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ क्यों पढ़ रहे थे ये दो टॉपिक, क्योंकि मार्केट प्राइस अगर हमने निकालना है तो हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करेंगे हमारे पास, फिर मार्केट प्राइस आएगा। इसको ना बहुत सिंपल वे से समझते हैं, एक वही सेम बिस्किट्स की एग्जांपल लेके। मैंने आपको पहले बताया कि वो 50 रुपीज का बिस्किट बना, तो 50 रुपीज कहाँ से आए? 50 रुपीज में हमारा खर्चा कवर है। हम कहते हैं ना हमारे प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा होना चाहिए कि कम से कम हम खर्चा तो पूरा कर पाए। उस 50 रुपीज में से हमने लैंड का कुछ रेंट का भी हिस्सा देना होगा, उसमें से हमने जो लेबर ने काम किया है उस 50 रुपए को एक पैकेट बनाने के लिए जो लेबर ने काम किया है उसके लिए उसको वेजेस भी देनी पड़ेंगी। और जो हमने कैपिटल लोन की तरह से ली हुई थी उस पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और हमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी वहां पे रखना पड़ेगा। बीइंग एन एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर, हमें प्रॉफिट भी चाहिए, उसमें हमने हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी रखा होगा। वो 50 रुपए के प्राइस में हमने हमारे ये सारी कॉस्ट कवर की होगी और प्रॉफिट रखा होगा, क्योंकि अगर हमारा ये 50 रुपए का बिस्किट का पैकेट हमारे खर्चे ही नहीं पूरे कर पा रहा, तो हमारा काम करने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, हम तो लॉस में चल रहे हैं। तो हम ऐसे कॉस्ट सेट करते हैं हमारे प्रोडक्ट की कि हमारा सारा का सारा खर्चा निकल जाए और थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन भी हमारे लिए बच जाए, ताकि हम बिजनेस को फर्दर एक्सपैंड कर पाए। तो वो 50 रुपए का तो नहीं मेरे को मिला, मेरे को कितना मिला बीइंग अ कंज्यूमर? मैंने कहा 55 रुपीज का मिला। क्यों? क्योंकि 50 रुपए तो उसकी कॉस्ट थी, प्लस 5 रुपए जीएसटी थी जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद ये 55 रुपीज बना और ये 55 रुपीज हो गया मार्केट प्राइस, क्योंकि इस प्राइस पे उस फर्म ने मुझे बिस्किट बेचा। तो मार्केट प्राइस कैसे आया? पहले आए हमारी कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद उस पे हमने टैक्सेस ऐड किए। कौन से टैक्स? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर हमारे पास बना मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और उसके पीछे की सारी कहानी मैंने आपको इस एग्जांपल से समझा दी है। लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट करके दोबारा से समझ सकते हैं। तो ये मैंने डायग्राम से समझा दिया कि अगर मार्केट प्राइस गिवन है तो आप क्या करोगे। उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करोगे, आपके पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन अगर फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करोगे, आ जाएगा। बहुत बच्चे इसका रट्टा लगा लेंगे और एग्जाम्स में जाके भूल जाएंगे। तो रट्टा लगाने से बेटर है कि आप इस एग्जाम्पल से लॉजिक को समझो और इस फॉर्मूला को दिमाग में रखो, तो आप बिना रट्टा के इजीली कॉन्सेप्ट पे भी ग्रिप बना पाएंगे और एग्जाम्स में अच्छे से क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा जो कंसेप्ट उधर रहता था बेसिक कंसेप्ट्स में, वो था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसको हम NFIA से भी डिनोट करते हैं। और इसका क्या मतलब होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये फॉर्मूला है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो फैक्टर इनकम हमने अब्रॉड से मतलब विदेश से कमाई है,
माइनस करते हैं जो हमने फैक्टर इनकम विदेश में पे की है। इनका मतलब समझते हैं कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है और पे टू अब्रॉड क्या होती है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? जो इनकम हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई है, हमारे इंडिया के, मान लो एग्जांपल के तौर पे हमारे कंट्री के रेजिडेंट्स ने कमाई है बाहर से, in the form of wages, salaries, rent, interest, dividend and retained earnings। जैसे फैक्टर इनकम से आप क्या समझे? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है वो उनके लिए क्या होगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए फैक्टर इनकम। जो लैंड के लिए रेंट मिला वो उनके लिए क्या होगी? फैक्टर इनकम। रेंट क्या हो गया? फैक्टर इनकम। और लेबर की जो वेजेस एंड सैलरी होगी वो भी फैक्टर इनकम होगी। जो इंटरेस्ट या डिविडेंड हो गया वो भी फैक्टर इनकम हो गया। और जो प्रॉफिट हो गया वो भी फैक्टर इनकम का ही पार्ट हो गया। जो इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कमाते हैं उसको फैक्टर इनकम कहते हैं। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये हुआ कि जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने, नॉर्मल रेजिडेंट्स का मीनिंग हमने पिछली वीडियो में कवर किया है, तो अगर आपने वो कंसेप्ट्स नहीं देखी तो पहले वो कंसेप्ट समझ लो, नहीं तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं समझ आएंगे। तो जो इनकम हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई है विदेश से, किस तरीके से? रेंट की तरीके से, वेजेस की तरीके से, इंटरेस्ट की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में, या रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स पता क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स होता है कि जितना हम कमाते हैं ना, जैसे मैंने मान लो 10 लाख कमाया, तो हम 10 लाख ना सारा नहीं इन्वेस्ट कर देते, हम इसमें से थोड़ी सी कमाई रखते हैं अपने लिए, फ्यूचर की कुछ कॉन्टीजेंसीज को मीट करने के लिए, कि अगर फ्यूचर में कुछ हो गया तो हमारे पास थोड़ा तो होने चाहिए ना पैसे। तो वो होती है रिटेन्ड अर्निंग्स जो हमने हमारे पास रखी होती है। सिंपल भाषा में रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब है कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने अभी तक बांटा नहीं है, हमने उसे अपने पास रखा है ताकि हम फ्यूचर में अगर कोई जरूरत पड़ जाए ऐसी कि हमें पैसे की जरूरत है इमरजेंसी में, तो हम उसे यूज कर पाए। तो उस फॉर्म में जो हम हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स कमाते हैं उसको कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो बाहर से कमाते हैं। और जो हम पे करते हैं दूसरे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स को, मतलब नॉन रेजिडेंट्स को, जो हमारे कंट्री के रेजिडेंट नहीं है, दूसरे कंट्री के हैं, हमारी कंट्री में थोड़ी देर के लिए आए हुए हैं और उन्होंने हमारी हेल्प की है और हमने उनको पे किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या डिविडेंड या प्रॉफिट की फॉर्म में कुछ भी पे किया है, क्योंकि उन्होंने हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में रह के सर्विसेज प्रोवाइड किया। तो इकोनॉमिक टेरिटरी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहते हैं। ये भी हमने प्रॉपर डिटेल में पिछली वीडियो में कवर किया है, तो अगर नहीं देखा तो उस वीडियो में जाके इसे भी अच्छे से कवर कर लो। तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आके बाहर के लोग, मतलब नॉन रेजिडेंट्स, विदेश के लोग जब हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में या डोमेस्टिक टेरिटरी में आके हमें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बदले में हम उन्हें रेंट, वेजेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट या प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पे करते हैं, देते हैं, तो उसे कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्योंकि ये कमाई इंडिया में नहीं रह रही, ये कमाई विदेश में जा रही है, लेकिन काम उन्होंने इंडिया में किया है। लेकिन जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये काम हमारे देश के लोगों ने बाहर जाके किया है, लेकिन कमाई जो क्या है वो इंडिया में आ रही है, क्योंकि वो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई हुई है तो वो इंडिया में आ रही है। तो इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हमारे पास बच बचा के कितना पैसा आया बाहर से। ठीक है? तो ये क्यों चाहिए होता है हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? ताकि हम डोमेस्टिक इनकम को और नेशनल इनकम को अच्छे से समझ पाए कि इनमें क्या फर्क है। तो इन दोनों में फर्क समझने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालते हैं, क्योंकि हमने कहा था ना कि जो नॉर्मल रेजिडेंट्स का कंसेप्ट है ये हम यूज करते हैं नेशनल इनकम के लिए, और जो डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट है ये हम यूज करते हैं डोमेस्टिक इनकम के लिए।
और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में या टू अब्रॉड में हमने ये दो वर्ड्स ही यूज किए हैं, नॉर्मल रेजिडेंस और डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन दोनों में ही फर्क पता करने के लिए हम फाइंड करते हैं। कैसे? नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये नेशनल इनकम आपसे पूछी जानी है आगे वाले प्रैक्टिकल्स में। डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि हमारा देश, हमारा इंडिया कितना कमा रहा है पूरा का पूरा नेशनल नेशनल लेवल पे। तो हम पहले हमारे देखेंगे कि हमारे इंडिया में से हमें कितनी कमाई आई, कि इंडिया के अंदर ही जो लोगों ने काम किया उससे हमें कितना पैसा बन रहा है। प्लस पूरे देश की कमाई देखनी है ना, जो हमारे लोग बाहर गए हुए हैं, अब्रॉड में, विदेश में गए हुए हैं, लेकिन उनकी जो कमाई है वो इंडिया में ही आ रही है, तो उसको हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर ही हम देखेंगे ना कि पूरा हमने कितना कमाया। तो ये होता है नेशनल इनकम का फॉर्मूला, और ये इसके पीछे कंसेप्ट होता है। ऐसे ही मैंने डायग्राम से समझाया है कि अगर आपको डोमेस्टिक इनकम दी हुई है तो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे और नेशनल इनकम आ जाएगी। अगर नेशनल इनकम है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करोगे तो डोमेस्टिक आ जाएगी। उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स होते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की, कि क्या क्या आता है। नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, मतलब इसमें हम वेजेस एंड सैलरीज की बात करते हैं, कि जो सैलरीज हमें अब्रॉड से आई हैं, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज इज इक्वल टू कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, जैसे कि वेजेस एंड सैलरी, माइनस पे टू अब्रॉड, कि जो पैसा हमें वेजेस एंड सैलरी की फॉर्म में आया माइनस कर दो जो हमने पे किया है नॉन रेजिडेंट्स को। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें हम लैंड का रेंट और प्रॉफिट की बात करते हैं, कि जो रेंट वगैरह हमें आया है या प्रॉफिट आया है माइनस कर दो जो हमने पे किया है। और रिटेन्ड अर्निंग्स मैंने आपको बताया, जो प्रॉफिट का हिस्सा हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। तो जो रिटेन्ड अर्निंग्स का पोर्शन हमें आया है माइनस जो हमने पे किया है, मतलब रिसीव्ड माइनस पेड, ये हमारा होता है नेट। इस पे एम्प्लॉयज की बात की है तो उनको वेजेस एंड सैलरीज देंगे। प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योर को क्या देते हैं? प्रॉपर्टी लैंड जैसे होगी उस पे हम रेंट पे करते हैं, एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट देते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग्स भी प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स होते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दी है कि फैक्टर इनकम को हम जो जो पे करते हैं वो फैक्टर इनकम होती है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, रिसीव्ड माइनस पेड। तो कंसेप्ट समझ आ गया तो कंपोनेंट्स भी अच्छे से क्लियर हो गए। और नेट फैक्टर इनकम पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है, और ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और ये क्यों होता है? अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा होती है देन पेड अब्रॉड, मतलब जो पैसा हमें आया, मान लो हमें 10 लाख आया और हमने 5 लाख पे किया, तो माइनस करते हैं इसको, 5 लाख बचा तो ये पॉजिटिव आई। तो अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमने पे किया वो कम होता है जो हमने आया, तो पॉजिटिव होता है। अगर पे करने वाला ज्यादा होता है और आया कम होता है, मतलब हमें आया 12 लाख, पे हमने 20 लाख किया, तो हमारा ये -8 लाख हो गया। तो ये नेगेटिव आ गया कि हम दे तो ज्यादा रहे हैं लेकिन बन हमें कम रहा है, पैसा आ तो कम रहा है विदेश से लेकिन हमारी जेब से ज्यादा जा रहा है। और जीरो हो गया कि अगर ये दोनों इक्वल हो गए, कि मान लो 12 लाख ही विदेश से आ रहा है और 12 लाख ही हम पे कर रहे हैं, तो जीरो आ गया कि हमें ना कोई कमाई हो रही है, ना कोई प्रॉफिट हो रहा है, ना कोई लॉस हो रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगी जीरो। तो ये थे हमारे बेसिक कंसेप्ट्स। कौन से दो बेसिक कंसेप्ट्स? एक हमने किया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, और एक हमने किया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया क्या लॉजिक था, और उसका बाद में हमने फॉर्मूला किया।
कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब हम सब्सिडीज को माइनस करते हैं, और उसके बाद ये हमने मार्केट प्राइस फाइंड करने के लिए चाहिए होता है, जिसमें क्या फॉर्मूला आ गया मार्केट प्राइस का, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लॉजिक आपको पता लग गया। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पता लग गया, कैसे फॉर्मूला होता है, इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस पे टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम। और ये क्यों यूज करते हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को समझने के लिए। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये आपको अच्छे से मैंने बता दिया कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। लॉजिक याद रखोगे तो कंसेप्ट याद रहेंगे, रट्टा तो फिर रट्टा ही होता है, भूल जाता है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम करने जा रहे हैं वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये ना मैंने सारा जो हमने अभी तक फॉर्मूलाज किए, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम, एक वो एक चार्ट के फॉर्म में लिख दिया है, और स्टूडेंट्स जनरली ये चार्ट लर्न कर जाते हैं। पर हम इस चार्ट को देखने से पहले थोड़ा और आगे आते हैं, और पहले ये देखते हैं कि कौन से एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के। ये क्या मतलब होता है एग्रीगेट्स का? एग्रीगेट्स का मतलब होता है सम अप करना, मतलब टोटल करके किसी चीज को समझना। तो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स क्या होंगे कि हम कौन कौन से एंगल से नेशनल इनकम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हो गए नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स। तो चार तरह के होते हैं, हमने दो कंसेप्ट मेन किए ना, एक तो डोमेस्टिक और एक नेशनल कंसेप्ट। तो चार डोमेस्टिक कंसेप्ट होते हैं और चार नेशनल कंसेप्ट होते हैं। कौन से चार डोमेस्टिक कंसेप्ट? जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी, एनडीपी एट एफसी, जीएनपी, और ये इनकी पहले फुल फॉर्म देखो। जीडीपी की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जी किसके लिए है? ग्रॉस के लिए, डी डोमेस्टिक के लिए, और पी प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट सेम रहेगा। और ये एमपी क्या हो गया? मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो चार डोमेस्टिक के कैसे हो गए? बीच में आएगा डी। तो दो ग्रॉस के कंसेप्ट हो गए, दो नेट के हो गए, और ऐसे ही दो एमपी के कंसेप्ट मार्केट प्राइस के, और दो एफसी के कंसेप्ट, और चारों में डोमेस्टिक आया। ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और चार नेशनल कंसेप्ट हो गए। जैसे इसमें आएगा जीएनपी, एन किसके लिए है? नेशनल के लिए। तो दो ग्रॉस के कंसेप्ट, दो नेट के कंसेप्ट, और चार बीच में आगे एनएनएन मतलब नेशनल। प्रोडक्ट सेम रहेगा, तो दो मार्केट प्राइस पे फाइंड करेंगे एंड दो फैक्टर कॉस्ट पे फाइंड करेंगे। तो ये आपको पता लग जाएगा कि 8 कंसेप्ट होते हैं, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आप ये बताओ एनएनपी एट एमपी क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बहुत इजी है। जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी ऑलवेज प्रोडक्ट, और एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट। बस यहाँ पे जी ग्रॉस, एन इज फॉर नेशनल, अगर नेशनल का कंसेप्ट कर रहे हैं ये सेम रहेगा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो मेन कौन से कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं? पहला आ रहा है ग्रॉस और नेट का, जिस जो हमने डेप्रिसिएशन के साथ कवर किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक समझाया था। दूसरा कंसेप्ट किसका आ रहा है? डोमेस्टिक का और नेशनल का, जिसमें हमने कहा कि एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यूज होती है। तीसरा कंसेप्ट किसका आ रहा है? एमपी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का, जिसपे हमने एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कंसेप्ट यूज किया। तो ये पर्पस था ये इतने सारे कंसेप्ट समझने का। मेन हमें ये तीन कंसेप्ट ही आने चाहिए। अगर हमें ये तीन कंसेप्ट अच्छे से आते हैं तो आराम से फॉर्मूला खुद ड्राइव होंगे, और मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। और आप ये आठों के आठों फॉर्मूले आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 8 के 8 फॉर्मूला लर्न करके चले जाते हैं और वहां पे जाके हो जाते हैं कंफ्यूज, और छोटी सी भी कंफ्यूजन हुई सारा का सारा क्वेश्चन हो गया गलत। मैं आपको अभी कंसेप्ट के थ्रू फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगी, आपको एक भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा, और एग्जाम्स में जाके आप बिना लर्न किए भी सिर्फ कंसेप्ट को समझ के भी खुद फॉर्मूला ड्राइव करके
प्रॉपर क्वेश्चन ठीक करके आओगे। ये चार्ट भी मैंने वैसे बनाया है, बट इसे भी लर्न करने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, या इजीली लर्न हो जाएगा अगर आपको कंसेप्ट्स पता होंगे। तो एक बार ना हम इन टर्म्स का मीनिंग देख लेते हैं कि अगर डिफाइन आ गया 1 मार्क्स में, या इनका क्या मतलब है, कि आप क्या लिख के आओगे और एक्चुअल में इनका मतलब होता क्या है, फिर इसके बाद हम फॉर्मूला ड्राइव करना देखते हैं। तो अगर जीडीपी एट एमपी आ गया तो कैसे डिफाइन करोगे? पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से तो प्रोडक्ट सेम रहेगा, एट मार्केट प्राइस। तो इसका क्या मतलब है? ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कि जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी ग्रॉस में क्या वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हर किसी में ये सेम रहेगा, क्योंकि हमने कहा था कि हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते नेशनल इनकम काउंट करने टाइम, हम ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही लेते हैं। तो हर डेफिनेशन में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सेम रहेगा, विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो ये डोमेस्टिक का कंसेप्ट है, तो आएगा कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाई गई ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, कि 1 साल के अंदर अंदर ये दो चीजें भी सेम रहेंगी। कोई डेफिनेशन आई फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, बात सेम रहेगी। चेंज क्या होगा? ये चेंज होगा। अगर ग्रॉस है तो आएगा ग्रॉस, अगर मार्केट प्राइस है तो मार्केट वैल्यू किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। कहाँ पे प्रोड्यूस हुई है? अगर डोमेस्टिक का कंसेप्ट है तो डोमेस्टिक टेरिटरी में, अगर नेशनल का कंसेप्ट है तो बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, क्योंकि ये दो कंसेप्ट भी हमने इसीलिए कवर किए थे। ठीक है। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू क्या है? वो होता है जीडीपी एट एमपी। ऐसे ही मैंने एक नेशनल का भी कंसेप्ट डिफाइन करके दिखा दिया। एनएनपी एट एफसी, एनसी क्या होता है? नेट। तो क्या आया? नेट। एफसी क्या हो गया? मनी वैल्यू। तो एमपी इज मार्केट वैल्यू, क्योंकि मैंने कहा मार्केट प्राइस की बात होती है, और फैक्टर कॉस्ट इज मनी वैल्यू। तो डेफिनेशन ऐसे डिफाइन करनी है। नेट आ गया तो पहले लिखोगे नेट, एफसी आ गया तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये रहेगा सेम। प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, बिकॉज ये नेशनल का कॉन्सेप्ट है। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, ये हर डेफिनेशन में सेम रहेगा। तो ये 8 की 8 डेफिनेशन आप ऐसे ही डिफाइन करोगे। कैसे? अगर आपको ये वर्ड्स पता है कि जी किसके लिए स्टैंड करता है, डी किसके लिए करता है, तो ये खुद कर दोगे। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर सेम रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि हमने कहा कि हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंसीडर करते हैं, इंटरमीडिएट नहीं करते, और हम देखते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर कितना बनाया गया, कितने सामान बनाया गया, उसको देखते हैं। ग्रॉस है, नेट है, वो आपको टर्म से पता लग जाएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है या नॉर्मल रेजिडेंट्स में किया है, वो उस कंसेप्ट से पता लग जाएगा। और मनी वैल्यू है या मार्केट प्राइस है, वो आपको एमपी या फिर एफसी के कंसेप्ट से पता लग जाएगा। अगर एमपी है तो मार्केट वैल्यू होगा, मार्केट प्राइस। एफसी है तो मनी वैल्यू होगा। ऐसे सारी डेफिनेशन आप खुद बिना लर्न करे समझ के ही डिफाइन कर सकते हो। बस इसे समझ लो, और डेफिनेशंस ये 8 की 8 आप लिख सकते हो अपने आप, थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ। ये समझ आया? ठीक है। तो अब क्वेश्चंस करने से पहले जो मैंने आपको कहा था फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। हाँ, ये याद रखना है, एनडीपी एट एफसी डोमेस्टिक इनकम होता है, और नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट एफसी। तो कई बार ना क्वेश्चन में द डोमेस्टिक इनकम लिख देते हैं कि फाइंड द डोमेस्टिक इनकम, और आप कंफ्यूज हो जाते हो, और आप चारों के चारों कंसेप्ट देखने लग जाते हो। टाइम तो वेस्ट होता ही होता है, और कई बार चीजें नहीं भी सॉल्व हो पाती। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, और नेशनल इनकम का मतलब होता है नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। इसे याद रखना। नेट आएगा दोनों में, इसमें डोमेस्टिक है, इसमें नेशनल है, और दोनों एफसी पे कैलकुलेट होती हैं, मार्केट प्राइस पे नहीं। एक तो दोनों नेट पे कैलकुलेट होती हैं, दूसरा दोनों फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होती है। फर्क सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल का ही पड़ता है। बस इसे ध्यान रखना कि डोमेस्टिक इनकम को क्या कहते हैं और नेशनल इनकम को। अब मान लो मेरे पास, अब
हम देखते हैं, मैंने आपको कहा ना 3 चीजें यूज होती हैं, एक ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट, एक फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कंसेप्ट, और तीसरा हमने क्या कंसेप्ट यूज किया, नेशनल और डोमेस्टिक का कंसेप्ट। ठीक है, हमने ये 3 कंसेप्ट यूज करके डेफिनेशंस को भी डिफाइन किया ना। अब हम ये 3 कंसेप्ट के पहले फॉर्मूला देखते हैं। मैंने कहा था ग्रॉस में हम डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते, तो मतलब नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस का क्या फॉर्मूला होता है कि नेट प्लस डेप्रिसिएशन, की डेप्रिसिएशन ये कंसीडर करता है। दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। तो मार्केट प्राइस मैंने अभी आपको बताया, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी आपको ये समझाया जस्ट नाउ। और नेशनल और डोमेस्टिक का मैंने आपको क्या बताया, नेशनल इनकम का क्या फॉर्मूला होता है, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। बस इतना समझने की जरूरत है, इतना ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखो फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, NDP एट FC दिया हुआ है, गिवन है, और आपसे पूछते हैं NNP एट FC, मतलब कि डोमेस्टिक इनकम दी है और ये फाइंड करनी है। कैसे करोगे, NNP एट FC करनी है, तो पहले इज इक्वल टू डाल के लिखो क्या दिया हुआ है, NDP एट FC। तो ये देखो नेट था, नेट चाहिए और नेट ही गिवन है, तो डेप्रिसिएशन को छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा क्योंकि नेट ही है और नेट ही चाहिए। उसके बाद नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक गिवन है। क्या चाहिए आपको, नेशनल इनकम फाइंड करनी है और डोमेस्टिक इनकम गिवन है, तो डोमेस्टिक में क्या फाइंड करते हैं कि नेशनल आता है NFIA। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है और फैक्टर कॉस्ट ही चाहिए, तो ये सेम हो गया, तो फॉर्मूले में सिर्फ NFIA ऐड किया और आपका ये फॉर्मूला बन गया। अब मान लो ऐसे ही दिया हुआ है, GDP एट FC गिवन है और NNP एट MP फाइंड करना है। अब कैसे करोगे, NNP एट FC, MP निकालना है, NNP एट MP निकालना है, क्या गिवन है, GDP एट FC। सो NNP एट MP इज इक्वल्स टू GDP एट FC। अब देखो नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है। अब ग्रॉस और नेट के फॉर्मूला को देखो, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। अब आपको ग्रॉस दिया हुआ है, आपने ये निकालना है, तो क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को ग्रॉस में से माइनस कर दोगे तो नेट आ जाएगा, माइनस करोगे यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, तो डोमेस्टिक में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं, तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है, थर्ड कंसेप्ट। उसके बाद मार्केट प्राइस निकालना है, पर फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो मैंने क्या कहा था, मार्केट प्राइस कैसे आता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे, और ये बिना लर्न किए हमारे पास फॉर्मूला हो गया तैयार। अगर ये आठों के फॉर्मूला याद करने जाओगे, नहीं याद होगा या भूल जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये 3 फॉर्मूला याद हैं अच्छे से और इनके कंसेप्ट समझ आए हुए हैं बहुत ही ध्यान से, तो आराम से आप ये फॉर्मूला ड्राइव कर पाओगे। कुछ भी पूछा होगा, कहीं पे भी जाना होगा, ऐसे ही बस दे के पहुंचना है। जो चीज हमसे पूछी गई है उसको पहले एक साइड पे लिखो, इज इक्वल टू करके जो चीज हमें गिवन है वो लिखो। उसके बाद पहले ग्रॉस का कंसेप्ट देखो, फिर नेट और डोमेस्टिक का कंसेप्ट देखो, फिर MP और FC का कंसेप्ट देखो, उस हिसाब से प्लस माइनस कर दो। और NFIA का भी फॉर्मूला आपको आता है, NIT का भी फॉर्मूला आता है, डेप्रिसिएशन गिवन होगी, वैसे आपको फॉर्मूला भी मैंने करवाया था लास्ट वीडियो में। तो ये फाइंड करके आप वैल्यूज को लेस करोगे या ऐड करोगे, जो भी करना होगा करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप कि अभी आपको ये समझ आ गया है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं टू हैव मोर क्लैरिटी ऑफ दिस टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला है। अगर आपने ध्यान से ये वीडियो देखी है ना, तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी कंफ्यूजन होनी चाहिए।
तो हम करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? देखो, उन्होंने क्या है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। इन्होंने यहाँ पे बता दिया एनएनपी एट एफसी। कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं दिया होता, सीधा लिखते हैं कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो आपको पता होना चाहिए एनएनपी एट एफसी को नेशनल इनकम ही कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्या गिवन है आपको? जीडीपी एट एमपी। तो पहले लिख लो, क्या लिखोगे? पहले फॉर्मूला लिखोगे, कुछ नहीं देखोगे आगे, बस ये देखोगे क्या फाइंड करना है, एनएनपी एट एफसी फाइंड करना है, इज इक्वल टू, पहले देखो क्या गिवन है, जीडीपी एट एमपी। पहले बनाओ फॉर्मूला, उसके बाद देखो क्या गिवन है क्या नहीं। कई बार ना कुछ ज्यादा आइटम्स गिवन होती है और हम हो जाते हैं कंफ्यूज, तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पहले देखो क्या फाइंड करना है, उसे लिखो एक साइड पे, फिर इज इक्वल टू लगा के लिखो जो गिवन है, फिर उसमें प्लस माइनस करके पहले बनाओ फॉर्मूला। अब ग्रॉस गिवन है, नेट पे जाना है, ये ग्रॉस गिवन है, नेट फाइंड करना है, तो माइनस क्या करेंगे ग्रॉस में से? डेप्रीसिएशन। इसमें से डेप्रीसिएशन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसके बाद नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक गिवन है, तो मैंने क्या कहा अभी आपको, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी, तो हमने इसे प्लस कर दिया। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट पे जाना है और मार्केट प्राइस गिवन है, तो मार्केट प्राइस में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर अब एमपी गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है, यहाँ पे जाना है, तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? इधर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। फॉर्मूला आ गया। अब देखो क्या गिवन है, जीडीपी एट एमपी की वैल्यू डालो, 5500 करोड़, माइनस डेप्रिसिएशन गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज डेप्रिसिएशन, 300 करोड़ माइनस करो, एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या नेट फैक्टर इनकम गिवन है? नहीं। क्या गिवन है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमें पता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या फॉर्मूला होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इस वैल्यू को डालेंगे 150 माइनस 250 ब्रैकेट में, क्योंकि ये हम फाइंड कर रहे हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या सीधा गिवन है? नहीं, हमें क्या गिवन है? इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ब्रैकेट में हम इसे भी करेंगे जीएसटी माइनस सब्सिडीज को ब्रैकेट में रखना इन्हें, क्योंकि ये हम सेपरेटली एज अ फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसे कैलकुलेट करेंगे 5500 माइनस 300, तो ये हमारा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये हमारे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड पेड ज्यादा है, तो ये हमारा 100 नेगेटिव चले जाएगा और -50 आ जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करो और बताओ क्या आंसर आता है। तो ये आंसर आया 5050 करोड़, 5050 करोड़। आई होप कि ये समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी है। कुछ नहीं देखना क्या गिवन है क्या नहीं, पहले ये देखना है कि कौन सा एग्रीगेट गिवन है और कौन सा फाइंड करना है, उनको लिखो, फिर देखो प्लस माइनस करके फॉर्मूला ड्राइव करो, उसके बाद आइटम्स को पुट करो और ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम पूछी है, तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? एनडीपी, नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो पहले क्या लिखोगे, क्या फाइंड करना है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, क्या गिवन है? जीएनपी एट एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो ये कैसे बनेगा, पहले नेट और ग्रॉस देखोगे, ग्रॉस गिवन है, नेट पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन माइनस, ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस। उसके बाद डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल गिवन है, तो नेशनल का फॉर्मूला क्या होता है? नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। अब यहाँ पे आना है, ये चाहिए और ये गिवन है, तो क्या करोगे? माइनस कर दोगे, तो डोमेस्टिक आ जाएगा, तो माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और मार्केट प्राइस गिवन है और फैक्टर कॉस्ट चाहिए,
तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी माइनस कर देंगे। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि मार्केट प्राइस होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर मार्केट प्राइस गिवन है, फैक्टर कॉस्ट फाइंड करनी है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे। ये तो बेसिक इक्वेशंस है, आप आगे भी सॉल्व करते रहो, तो ये तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, तो इनसे सिंपली लेस कर दोगे। और अब देखो वैल्यूज, तो जीएनपी सीधा गिवन है 6000 करोड़, कर दो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 100 करोड़ माइनस। क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉड फ्रॉम अब्रॉड गिवन है? हाँ गिवन है 400 करोड़, तो 400 सीधा माइनस। और क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है? नहीं। क्या गिवन है? इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज, तो ब्रैकेट लगाओ, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाओ। क्या 300 इनडायरेक्ट टैक्स माइनस 200, अब इसे कैलकुलेट करो। तो ये आया 5400 करोड़ नेशनल इनकम। एक ना याद रखना, यहाँ पे जैसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है ना, कई बार ये भी गिवन होती है, साथ में अलग से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दे देते हैं, और फैक्टर इनकम टू पेड टू अब्रॉड भी दे देते हैं, और ये भी दे देते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इन्हें माइनस करने लग जाते हैं। नहीं, फिर आपको इसे यूज करना है, क्योंकि ऑलरेडी नेट गिवन है, तो आपको ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। तो पहले ये फाइंड करो कि सच में जो चाहिए वो गिवन है, अगर वो गिवन है तो कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, जिससे आपके कंसेप्ट्स और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो पहले उन्होंने कहा है डेप्रिसिएशन फाइंड करो। क्या चाहिए हमें? डेप्रिसिएशन। अब सोचो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस में नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। तो अगर डेप्रिसिएशन चाहिए तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन का चाहिए तो हम नेट को इधर जाके माइनस कर देंगे। ग्रॉस में से नेट माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगा। क्या कोई ऐसे ग्रॉस नेट है? अभी हम इसे नहीं फाइंड कर सकते। फिर सब्सिडीज फाइंड करनी है। ठीक है, सब्सिडीज फाइंड करनी है। सब्सिडीज का फॉर्मूला कैसे आएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो अब सब्सिडीज चाहिए, तो अब क्या करोगे सब्सिडीज के लिए? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से ये इधर चले जाएगा, सब्सिडीज तो ये पॉजिटिव हो गया, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इधर आके माइनस हो जाएंगे। ये नॉर्मल जो मैथ्स में इक्वेशन करते हो ना, वैसे ही है। जैसे इधर ये चले गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इधर आके नेगेटिव हो गया, तो इसे इधर ही लो, क्योंकि अभी इसे भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो थर्ड सी पार्ट में आपको क्या पूछा गया है? एनडीपी एट एफ सी। डीपी एट एफ सी गिवन आपको इतना कुछ है, तो कैसे सॉल्व करें, किसको लें, इसको देखते हैं। लेकिन पहले ये देखो, क्या हमारे पास दो वैल्यूज ऐसी हैं जो सेम है, सिर्फ ग्रॉस और नेट का फर्क है। ये देखो, एनएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी। इसमें मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है, नेशनल है, नेशनल है। फर्क किसका है? ग्रॉस और नेट का। तो डेप्रिसिएशन तो इधर से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो, हमें गिवन है एनएनपी एट एमपी इज इक्वल्स टू करो जीएनपी एट एमपी। अब ये देखो, जीएनपी एट एमपी, नेशनल भी सेम है, मार्केट प्राइस है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट होगा। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन को करेंगे ग्रॉस में से माइनस। ठीक है, डेप्रिसिएशन गिवन नहीं, लेकिन ये दोनों तो गिवन है, तो डेप्रिसिएशन हम इधर से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कैसे? जी एन पी एट एम पी माइनस एन एन पी एट एम पी। ये इनको मत कंसीडर करो, ये सेम है।
ग्रॉस में से नेट माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन आएगा। ग्रॉस कितना गिवन है? 1,07,000 करोड़ माइनस 1,00,000 करोड़, तो 7,000 करोड़ आपके पास आ गई डेप्रिसिएशन। ए पार्ट फाइंड हो गया, ठीक है। अब ऐसे देखो, क्या किसी तरीके से हम इसका कुछ निकाल सकते हैं? क्या कुछ है यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट का या कुछ और? हाँ, ये देखो, ये गिवन है फैक्टर कॉस्ट। बाकी सारे सेम होने चाहिए। ये ग्रॉस है, ये ग्रॉस है, नेशनल है, नेशनल है, ये एमपी और एफसी है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। तो इधर से निकाल लें फिर हम। ये देखो, पहले ना सेम देख लिया करो। जीएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू जीएनपी एट एमपी। ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं, नेशनल है तो कोई और ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो एफसी और एमपी का ही होगा। अगर मार्केट प्राइस गिवन है और फैक्टर इन कॉस्ट पे जाना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम मार्केट प्राइस में से लेस कर देंगे। तो जीएनपी एट एफसी गिवन है, कितना गिवन है? 95,000। और जीएनपी एट एमपी क्या है? 1,07,000 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आएगा? 7,000 माइनस 95,000, तो ये आया हमारे पास 12,000 करोड़ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आ गए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आ गए, तो सब्सिडीज कैलकुलेट कर लेंगे। सब्सिडीज कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये भी हमने फॉर्मूला निकाला था। इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं? 14,000 करोड़। तो 12,000 हमारे पास आ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो 14,000 में से 12,000 लेस करेंगे तो 2,000 करोड़ सब्सिडीज आ गई। सारा कुछ आ गया हमारे पास, सब्सिडीज भी आ गई। तो अब क्या रह गया फाइंड करने वाला? एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी कोई भी ले लो अब तो इनमें से, क्योंकि सारी जो मेन आइटम्स थी हमारे पास वो आ गई, सब्सिडीज भी आ गई, डेप्रिसिएशन भी आ गई, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। पर ट्राई करो कि सेम सेम वाला लो, ताकि एक आधी चीज ही कैलकुलेट करनी पड़े। तो हमारे पास नेट वाला है एफ सी, एफ सी। हम ट्राई करते हैं कि हम डोमेस्टिक वाला लेते हैं, क्योंकि हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, तो कैलकुलेट भी क्यों करनी, जरूरत ही नहीं है। डोमेस्टिक वाला ले लो तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नेशनल वाला लोगे तो जरूरत पड़ेगी, तो डोमेस्टिक वाला ले लेते हैं। एनडीपी या टेम्पी ले लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा देख लिया करो कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो। ये प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे कौन सी आइटम उठाएंगे इजी हो जाए। यहाँ पे मैंने क्यों डोमेस्टिक ही उठाया, क्यों मैंने कुछ और नहीं उठाया? क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है। निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वो अलग से एक चीज सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर ऐसे करेंगे। उससे बेटर है कि सेम सेम ले लो, ताकि उसका कोई ट्रीटमेंट ही ना हो, और फिर हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। एक तो नेट है, दोनों डोमेस्टिक है। सिर्फ फर्क कितना है? ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है। तो क्या करना है इसमें से? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो। एनडीपी एट एमपी कितना गिवन है? 1,04,22 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी निकाले 12,000। अब आप बताओ एनडीपी एट एफसी कितना आया, मतलब डोमेस्टिक इनकम हमारी कितनी आई? ये आई 88,422 करोड़। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ये लास्ट जो क्वेश्चन मैंने करवाया ना, ये थोड़ा ट्रिकी था, बट मैंने जिस तरीके से आपको करवाया, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आपको सिर्फ तीन कंसेप्ट पता होने चाहिए, ग्रॉस और नेट का। पहला ये, दूसरा मैंने बताया नेशनल और डोमेस्टिक का, जिसमें आपको क्या चाहिए होता है? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तीसरा कंसेप्ट बताया मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का, जिसपे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए। ये तीनों के फॉर्मूला आते हैं, कंसेप्ट आते हैं
यहाँ से फॉर्मूला सारे खुद ड्राइव कर सकते हो और ये चीजें फाइंड कर सकते हो। और ये जो आपसे पूछा गया था बहुत इजी था, पहले ग्रॉस और नेट फाइंड करना था। तो ये देख लो कि बाकी आइटम्स सेम हो, सिर्फ जो हमें चाहिए उसी का ही ट्रीटमेंट हो। तो वो हो रहा था इस पे एनएनपी एट एमपी पे और जीएनपी एट एमपी, क्योंकि बाकी सारा कुछ सेम था, इन दोनों में फर्क था और फर्क भी डेप्रिसिएशन का ही था, तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ऐसे ही हमने सब्सिडीज भी निकाल ली और उसके बाद हमने इसको भी ऐसे फाइंड किया कि हमारी ऑलमोस्ट आइटम्स सेम हो, सिर्फ एक आधी आइटम का फर्क हो जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन हो। उस वे से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊं और आपके इन कंसेप्ट्स को और भी ज्यादा क्लैरिफाई कर पाऊं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो भी क्लास 11th या 12th में है और आपको लगता है कि उनके लिए ये कंसेप्ट्स बहुत हेल्पफुल होंगे। और हाँ, चैनल कॉमर्स विद नव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।